हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल मिश्रा बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए शाम 8 बजे रोज एसएससी जीडी के जीके जीएस की रिगार्डिंग एक सेट प्रेजेंट करता हूं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट रेलिवेंट होते हैं। इसका हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसके एग्जाम में आने की 100% पॉसिबिलिटी बनती है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो हमारे इस सेट्स को देख कर देखें। अगर आप इसके 15 से 17 सवाल सही कर देंगे तो मैं मानूंगा कि आप सही मायने में पढ़ रहे हैं, नहीं तो 10 से 11 तो सब कर जाते हैं। जो भी थोड़ा मोड़ा पढ़ता है एवरेज स्टूडेंट होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और अपने नॉलेज को चेक करें कि क्या आप अपने नॉलेज को इस लेवल तक ले जा चुके हैं जहां से आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है। अगर नहीं तो हमारे साथ डेली बेसिस पे पढ़ाई करें, मैं आपकी नॉलेज को इन्हेंस कर दूंगा और ज़रूर आपका जीके जीएस के रिगार्डिंग सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने आज के इस पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक लिखी है, जिसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में एक आंतरिक दृष्टिकोण दिया गया है। तो इंडिया मीन्स फ्रीडम जो लिखी गई है वह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है। इंडिया मीन्स फ्रीडम इस पुस्तक पाकिस्तान के अर्थात कि भारत के गठन और भारत के विभाजन का विस्तृत जानकारी देता है। यानी कि जो विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उसके भारत के विभाजन और उसके गठन की जानकारी देता है। और यह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में 3 और नाम दिख रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। तो मैं आपको इन तीनों से रिलेटेड कुछ फैक्ट बताता हूँ। आपको बता दूं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री भी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा इनके रिगार्डिंग। अब आ जाते हैं आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि 26 नवंबर यानी कि कल आपका संविधान दिवस मनाया गया था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के संविधान को लागू कर दिया गया था। तो जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था उस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और वो दिन था हमारा कल 26 नवंबर। और कल 26 नवंबर एक और दिन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि 26/11 जो हमला हुआ था मुंबई के ताज होटल पे, तो दोनों तरह से हमारा जो 26 नवंबर के दिन है वह इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है। आपको बताते हैं कि एक प्रख्यात राजनीतिक नेता, प्रख्यात न्यायविद, बौद्ध कार्यकर्ता, दार्शनिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री, विद्वान और संपादक भी थे। अगला नाम है इस क्रम में जवाहरलाल नेहरू का। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद देश में राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को तेज करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इंडिया मीन्स फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी थी। इससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट 2-4 और बुक्स करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप उन सबको एक जगह कलेक्ट करते होंगे और डेली बेसिस पे उसे पढ़ा करते होंगे, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो निश्चित ही आप चीज़ों को भूलते चले जाएंगे। तो जो चीज़ें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ उनको एक जगह नोट करिए और याद करते चलिए, नहीं तो वीडियो को आपको 2x पे लगा के स्पीड करके एक बार दिन में जरूर देख लीजिए, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। जो सेशन आपको पूरा कंटेस्ट याद हो गया हो उसको मत देखिए, उसको वीक में रिवाइज करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पहले हुई थी? तो साइमन कमीशन के आगमन से पहले कौन सी घटना हुई थी? तो साइमन कमीशन से पहले जो घटना हुई थी वह हुई थी आपकी काकोरी ट्रेन कांड। आपको बता दें कि काकोरी ट्रेन कांड भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पहली एक घटना थी, जिसका नाम बदलकर अब काकोरी ट्रेन एक्शन भी कर दिया गया है। जिसे काकोरी ट्रेन एक्शन जो थी एक डकैती थी, जिसे 9 अगस्त 1925 ईस्वी को अंजाम दिया गया था। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा इस डकैती को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि जो यह डकैती है यह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी नेता राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, इन सब के द्वारा अंजाम दिया गया था।
इसके अलावा इसमें 12-13 और लोग भी थे जो कि काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे। स्वतंत्रता सेनानियों में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को इस ट्रेन डकैती के लिए फांसी दे दी गई थी। किन्हें? अशफाक उल्ला खां को। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है अशफाक उल्ला खां। आपसे रीजनिंग में क्वेश्चन पूछ देगा कि यह इनमें से कौन सा नाम संबंधित है, और क्वेश्चन देता है काकोरी ट्रेन डकैती और अशफाक उल्ला खां। तो इसको भी आप याद रखिएगा। यह केवल आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में 3 और चीज दिख रहे हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता और भारत छोड़ो आंदोलन। तीनों के बारे में आपको बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में जानते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था, जो कि लंदन में हुआ था। इस समय के दौरान भारत में स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था और भारत को प्रभुत्व राज्य का दर्जा देने की लगातार मांगे हो रही थी। दूसरा टर्म है बी आपका गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान हुआ था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान हुआ था, यानी कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन होने वाला था, उससे पहले हो गया था। तो इतिहासकार इसको दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही कहते हैं। आपको बता दें कि इसमें महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा एक राजनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। अगला था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत थी वह अगस्त 1942 में भारत में हुई थी। भारत की तत्काल स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी ने का आह्वान किया गया था। इसके जवाब में अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया। तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन थे उसके बारे में मैंने आपको बताया, काकोरी ट्रेन डकैती के बारे में बताया। तब इन सब बातों को बढ़िया से सुनिएगा, तब को याद होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी उपकरण है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के मामलों में देश की समग्र उपलब्धि को मापता है? तो देश की जो समग्र उपलब्धि को मापता है वह मानव विकास सूचकांक है। इसे पहली बार सन 1990 में यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया गया था। मानव विकास सूचकांक अर्थात यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित जो किया जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको यूएनडीपी कहते हैं और इसी के द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रदर्शित किया जाता है, जिसको आप HDI के नाम से जानते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो HDI बोले या मानव विकास सूचकांक बोले, आपके दिमाग में दोनों यही आने चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वह लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। और पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। यह किस बटालियन के थे? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने व्यापकता का सिद्धांत की शुरुआत की थी? व्यापकता का सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी? तो व्यापकता का जो सिद्धांत था वह 1848 से लेकर 1856 की ईस्वी के बीच लागू किया गया था। और इस सिद्धांत को जो लागू किया था वह लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। भारत के जनरल गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा हिंदू राज्यों में उत्तराधिकारी के प्रश्नों से निपटने के लिए यह तैयार किया गया व्यापकता का सिद्धांत था। इस नीति के अनुसार यदि राजा का कोई स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं होता तो राज्य द्वारा अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया जाएगा या अंग्रेजों द्वारा प्रशासित और कब्जा कर लिया जाएगा। इसी कारण था कि रानी लक्ष्मीबाई को कोई पुत्र नहीं था तो उनके राज्यों को अंग्रेज हड़प लिए थे। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जो अपने लड़के को गोद ली थी वह उनके राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था। किस नियम के अनुसार? व्यापकता का नियम के अनुसार, क्योंकि उसमें यह नियम लगा दिया गया था कि यदि आपका कोई खुद का संतान नहीं है, आप किसी संतान को गोद ले लेते हैं तो आपका वह उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह की एक घटना उत्तर प्रदेश के राज्य में भी हुई थी और रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, गांधार द्विभाषी शिलालेख किन 2 भाषाओं में लिखे गए हैं? तो गांधार द्विभाषी जो शिलालेख है वह ग्रीक और अरामी भाषा में लिखा गया है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख रहा है अरबी और ग्रीक भाषा। तो आपको बता दें कि यह एक द्विभाषी है जिसे अशोकन शिलालेख ग्रीक और अरबी में लिखा गया है। अशोकन शिलालेख, यहाँ पर आपका कौन सा टर्म था? गांधार द्विभाषी शिलालेख। अशोकन द्विभाषी शिलालेख ग्रीक और अरबी में, गांधार द्विभाषी शिलालेख ग्रीक और अरामी में।
फिर आपको बता दूं कि अरबी और फारसी शिलालेख भारत के ढोलका गुजरात में 14वीं शताब्दी में मस्जिद में पाया गया था। अरामी और फारसी शिलालेख। फिर आपका था ग्रीक और प्राकृत शिलालेख। तो अशोक का गांधार शिलालेख ग्रीक भाषा और प्राकृत भाषा में भी लिखा गया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। यहाँ पर है आपका कंधार द्विभाषी। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए आपका है कंधार द्विभाषी शिलालेख। तो कंधार द्विभाषी जो शिलालेख है वह जो लिखा गया है आपका कंधार द्विभाषी शिलालेख वह आपका ग्रीक और अरामी में लिखा गया है। लेकिन आपका अशोक का कंधार शिलालेख जो लिखा गया है वह ग्रीक और प्राकृत में लिखा गया है। तो आप दोनों को मिक्सअप मत कर देना। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, यानी किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर कर दिया गया है। करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत जिसे हम गैर नवीकरणीय स्रोत कहते हैं, यानी कि जो जलकर वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो जलाऊ लकड़ी है, क्या हम लकड़ी को जलाकर फिर से लकड़ी बना सकते हैं या फिर से उसको लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। तो नहीं, हम उसको से लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि यह ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है। इसके अलावा बायोगैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश का उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना होता है। तो आपको बता दें कि संविधान का 13वां संविधान संशोधन जो कि सन 1992 में हुआ था, उसका उद्देश्य ग्राम पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता। तो बुकर, अरे मेरे टाइपिस्ट साहब, चौहान करुणा तिलका कर दिए ये तो, लेकिन चौहान करुणा तिलका नहीं, ये सेहान करुणा तिलका है। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो सेहान करुणा तिलका ने बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, फीफा विनियमों के नियम अनुसार फुटबॉल मैच में 2:45 मिनट के बीच डैश की आराम की अवधि होती है, यानी कि 45 मिनट का जो 2 एंड होता है, इनिंग्स होती है, उनके बीच कितने मिनट की आराम की अवधि होती है। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो इसका राइट आंसर होगा 15 मिनट। और यह क्वेश्चन पिछले साल के SSC GD के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, एक कोशिकीय अलवण जलीय जीव और पादप अधिकांश कोशिकाएं निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा जल प्राप्त करती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक कोशिकीय अलवण जलीय जीव और पादप अधिकांश कोशिकाएं किस प्रक्रिया द्वारा जल प्राप्त करती है। तो वह प्रक्रिया है ऑस्मोसिस, यानी परासलन की प्रक्रिया। आपको बता दें कि पौधों की जड़ द्वारा जल का अवशोषण भी ऑस्मोसिस प्रक्रिया का ही उदाहरण है, यानी कि जड़ में हम पानी डालते हैं और पौधे के सभी भागों में पहुंच जाती है, वह भी क्रिया परासरण है। लालटेन में जो बत्ती होती है, तेल की जो बत्ती होती है, वह ऊपर केरोसिन को कैसे खींचती है, परासरण की क्रिया के द्वारा। आप बचपन में देखे होंगे, यदि आपके घर में लालटेन से पढ़ाई किए होंगे तो, मैंने तो भाई किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। तो लिविंग प्लैनेट इंडेक्स या रिपोर्ट 2022 जो है वह जारी किया जाता है आपका जो वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। वर्ल्ड वाइड फंड जो संस्था है, इसके द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। तो चंद्रगुप्त जो था उसका उत्तराधिकारी था वह समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त की अगर जीवन काल की बात करें तो वह 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक जिया था। समुद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना था। समुद्रगुप्त वंश का सबसे महान राजा भी था। उनके शासन का सबसे विस्तृत और प्रामाणिक अभिलेख उनके दरबारी कवि हरिसेना द्वारा रचित प्रयाग प्रसिद्ध इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में संरक्षित है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश एक ऐसी संपत्ति है जो उधारकर्ता के पास है और जब तक कि ऋण चुकाया नहीं जाता तब तक वह ऋणदाता को गारंटी के रूप में सहयोग करता है। देखिए क्या गजब क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, ध्यान से पढ़िए। डैश एक ऐसी संपत्ति है जो कि उधारकर्ता के पास है और जब तक कि ऋण चुकाया नहीं जाता तब तक वह ऋणदाता को गारंटी के रूप में उपयोग करता है। तो वह है आपका समपार्श्विक। समपार्श्विक होता क्या है, यह एक संपत्ति है जो उधारकर्ता के पास ऋण चुकाने तथा ऋणदाता को गारंटी के रूप में उपयोग करने के लिए रखा जाता है।
संपार्श्विक एक प्रकार की सुरक्षा है जो बैंक अपने ग्राहकों से लेता है। संपार्श्विक सावधि जमा संपत्ति के कागजात आदि के रूप में हो सकते हैं। यानी कि आप बैंक से लोन लेते हैं तो क्या करता है, वो आपके ज़मीन का कागज़ ले लेता है या आपके घर का डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लेता है। यदि आप उसका लोन नहीं चुकाते हैं तो वो आपके ज़मीन पे या आपके घर पे कब्जा कर लेता है। इसी को कहते हैं संपार्श्विक। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत सरकार ने पहली बार किस भाषा में MBBS कोर्स किताबें लॉन्च की? तो भारत सरकार ने पहली बार हिंदी भाषा में MBBS यानी डॉक्टरी के कोर्स की किताबें लॉन्च की। क्वेश्चन नंबर 17 है, धातुओं के किसी कठोर वस्तु से टकराने पर निनाद ध्वनि उत्पन्न करने के गुण को क्या कहते हैं? तो बचपन से आप इसे पढ़ते आ रहे हैं, ध्वनिकता कहते हैं। धातुओं का वह गुण जो किसी कठोर वस्तु से टकराने पर बजने की ध्वनि उत्पन्न करती है उसे ही ध्वनिकता कहते हैं और ऑफिशियल भाषा में इन्हें निनाद ध्वनि कहा जाता है। अगर यहाँ पर मैं अगर आपको लिख के देता कि बजने की ध्वनि उत्पन्न करती है तो आप सब तुरंत पता लगा लेते ध्वनिकता, लेकिन मैंने इसका ऑफिशियल टर्म यूज करके निनाद लिखा तो आप सब चकरा गए। क्वेश्चन नंबर 18 है, देवप्रयाग वह स्थान है जहां भगीरथी डैश से मिलती है। तो देवप्रयाग का वह स्थान अलकनंदा है जहां पे देवप्रयाग वह स्थान है जहां भगीरथी अलकनंदा से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? तो आपको बता दें कि PM डिवाइन योजना का जो उद्देश्य है वो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? तो वह राज्य है आपका झारखंड। झारखंड राज्य सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Audio Jungle.